श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, होम्योपैथी को आसान तरीके से सीखने वाले वीडियो की श्रृंखला के उसके इंट्रोडक्शन की श्रृंखला का आज ये चौथा वीडियो है। इसमें मित्रों हम जानेंगे औषधियों के सिलेक्शन के सिद्धांत कि औषधि का सिलेक्शन कैसे हो। मित्रों, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि होम्योपैथी एक सदृश्य विधान चिकित्सा है। होम्योपैथी जैसे नाम से यह सदृश्य विधान चिकित्सा है। अतः जिस रोग के जो लक्षण हों उन्हें लक्षणों वाली औषध का शक्तिकृत प्रयोग उसे जड़ मूल से नष्ट कर पाता है। किस औषधि के क्या लक्षण हैं अथवा क्या गुणधर्म है, इसका विशद वर्णन होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका, बहुत सारी होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका है, यानी होम्योपैथी जो दवा है उनके लक्षणों का संग्रह होता है, जिसको मेटेरिया मेडिका बोलते हैं। बहुत सारी मेटेरिया मेडिका प्रचलित आज के समय में, उस ग्रंथ में इनका वर्णन किया जाता है। अतः विभिन्न औषधियों के लक्षणों की जानकारी मेटेरिया मेडिका के गंभीर अध्ययन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। मित्रों, मेटेरिया मेडिका की बहुत सारी दवाओं का विश्लेषण व्याख्या मैं इस इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद शुरू करूँगा, तो आपको पता लग जाएगा उसका। जिस चिकित्सक को औषधियों के जितने अधिक लक्षण ज्ञात होंगे, रोग के लिए उपयुक्त दवा का चुनाव करने में उसे उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। जितनी अधिक औषधियों के लक्षण उसको ज्ञात होंगे चिकित्सा करने वाले को, तो उतनी ही सफलता उसे उसके सिलेक्शन में मिलेगी, दवा के सिलेक्शन में। मित्रों, सही सफल औषधि का प्रयोग कैसे हो, यदि हम उसकी बात करें तो मित्रों, जब तक रोग के लक्षण तथा औषधि के लक्षणों में अधिक समानता न हो, तब तक सफल औषधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यूँ तो अन्य चिकित्सा विधियों के अनुसार होम्योपैथी में भी किसी रोग विशेष के नाम पर औषधियोपचार का नियम नहीं है। इसमें तो केवल व्याधि के लक्षणों के आधार पर ही चिकित्सा की जाती है। इसलिए इस पद्धति का नाम लाक्षणिक चिकित्सा भी है। लक्षण के अनुसार चिकित्सा मतलब लाक्षणिक चिकित्सा है। होम्योपैथी में व्याधि तथा औषधि की लक्षण समष्टि यानी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स भी है के आधार पर औषधि का प्रयोग करने से रोग दूर हो जाता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है मित्रों कि एक जैसे लक्षण जब अनेक औषधियों में पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सही औषधि का चुनाव किस प्रकार किया जाए? सही औषधि का चुनाव किस प्रकार किया जाए, ये प्रश्न आ गया। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रश्न यह है कि एक औषधि में अनेक प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जबकि किसी रोगी में वे सभी लक्षण एक साथ देखने को नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में औषधि का सिलेक्शन करने में कौन सी विधि अपनाई जाए?
तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के रूप में हम ये कह सकते हैं कि लक्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला मानसिक लक्षण, मेंटल सिम्पटम्स, दूसरा फिजिकल सिम्पटम्स या सर्वांगीण अथवा व्यापक लक्षण। तो मित्रों कि इसका जवाब हमने ये दिया कि मानसिक लक्षणों और सर्वांगीण अथवा व्यापक लक्षणों के आधार पर मेडिसिन का चुनाव करना चाहिए। तो यदि हम मानसिक लक्षणों की बात करें मित्रों, तो अपनी जो वाइटल फोर्स होती है, जीवनीय शक्ति होती है, वो तो स्वयं को मानसिक लक्षणों के द्वारा ही प्रकट करती है। अतः औषधि का निर्वाचन या सिलेक्शन करने में मानसिक लक्षणों को प्रमुखता देना आवश्यक है। ये प्रमुखता से लेने चाहिए, मानसिक लक्षणों को प्रमुखता देना आवश्यक है। जिन रोगों में जिन मानसिक लक्षणों की प्रबलता हो, उसके लिए वैसे ही प्रबल मानसिक लक्षणों वाली औषधि सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध होगी। मित्रों, मानसिक लक्षणों में केवल पागलपन, हिस्टीरिया आदि की गणना नहीं की जाती, क्योंकि ये लक्षण तो किसी किसी रोगी में ही देखने को ही मिलते हैं, बल्कि स्वभावजन्य विशेषताएं, व्यक्ति का जो स्वभाव की जो विशेषताएं होती हैं, स्वभावजन्य विशेषताएं भी होती हैं, वो भी मानसिक लक्षणों की परिधि में आती हैं। स्वभावजन्य विशेषताएं भी मानसिक लक्षणों की परिधि में आती हैं। क्या आती हैं? स्वभावजन्य विशेषताएं, ये क्या आती हैं? मानसिक लक्षणों की परिधि में। जैसे धूर्तता, परिवारजनों के प्रति स्नेह का अभाव, अत्यधिक असहिष्णुता, आत्मघात यानी आत्महत्या का विचार, सुसाइडल थॉट्स, प्रत्येक बात में नुक्ताचीनी, कमी बेसी निकालना, अहंकार पूर्ण उद्दंडता, नम्रता अथवा मृदुता, रोते रहना, ये सभी मानसिक लक्षण हैं। ऐसे ही मानसिक लक्षण टेरेंटुला, सीपिया, फोस्फोरस, नक्सवोमिका, ब्राइनिया, ओरम, चाइना, आर्सेनिक, प्लेटिना, पल्सेटिला आदि औषधियों में भी पाए जाते हैं। अतः जिन लोगों में ऐसे मानसिक लक्षण मिलें, उनके लिए तदनुरूप, उसके अनुसार मानसिक लक्षणों वाली औषधि का प्रयोग ही कारगर सिद्ध होगा। बार बार एक ही प्रकार के स्वप्न आने के लक्षण की गणना भी मानसिक लक्षणों में ही की जाएगी। मित्रों, ये सभी लक्षण आपको रिपर्टरीज में मिलेंगे। जैसे डॉक्टर जेडी केंट की रिपर्टरी है, अन्य बहुत सारे विद्वानों की रिपर्टरीज हैं, उन रिपर्टरीज में आपको ये लक्षण मिलेंगे। उन लक्षणों के आधार पर रिपर्टरीज में दवा भी सिलेक्ट की हुई होती है, तो फिर आप मैटेरिया मेडिका में जाके उस दवा के लक्षणों को पढ़ सकते हैं और अपनी दवा का चुनाव कर सकते हैं। अब हम बात करें सर्वांगीण या व्यापक लक्षणों की। तो सर्वांगीण और व्यापक लक्षणों में मित्रों, मानसिक लक्षणों की भांति ही सर्वांगीण अथवा व्यापक लक्षणों का संबंध भी जीवनी शक्ति से ही होता है, परंतु औषधि के सिलेक्शन में
मानसिक लक्षणों की तुलना में इसका स्थान द्वितीय माना जाता है। प्रथम स्थान मानसिक लक्षणों का माना जाता है, हम पहले ये देखें, और द्वितीय स्थान सर्वांगीण लक्षणों का माना जाता है। सर्वांगीण अथवा व्यापक लक्षणों में रोग के घटने बढ़ने का समय, मौसम यानी ऋतुओं का प्रभाव, खुली अथवा बंद हवा का रोग पर प्रभाव, रोगी की सर्द अथवा गर्म प्रकृति, रोग का शरीर के दाएं अथवा बाएं अंग पर प्रभाव, लेटने अथवा उठने बैठने से कष्ट तथा आराम का अनुभव, शब्द तथा स्पर्श का रोग और रोगी पर प्रभाव एवं खान पान में रुचि आदि बातें आएंगी। मित्रों, इन लक्षणों के अतिरिक्त स्त्रियों की चिकित्सा में उनके मासिक धर्म की स्थिति पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। मासिक धर्म की स्थिति की गणना मानसिक लक्षणों के अंतर्गत भी की जाती है। अत्यंत प्रबल मानसिक लक्षणों का उपचार करने से प्रायः अन्य सभी व्याधि लक्षण दूर हो जाते हैं। यदि मानसिक लक्षणों की तुलना में सर्वांगीण लक्षण अधिक प्रबल हों तो विचार करने पर वे सब लक्षण भी दूर हो जाते हैं, जिनके विषय में रोगी ने स्वयं भी कुछ न बताया हो अथवा जिन्हें अनुभव ही न किया गया हो। अब मित्रों, प्रश्न यह रह जाता है कि जब अनेक औषधियों में अनेक एक जैसे मानसिक तथा व्यापक लक्षण पाए जाते हैं, तब उनमें से एक उचित औषधि का चुनाव किस प्रकार किया जाए? तो मित्रों, इस समस्या का समाधान यह है कि जिस औषधि के अधिकांश लक्षण रोगी के लक्षणों से मिलते हों, केवल उसी को उचित औषधि मानना चाहिए। यही नियम उस शंका का भी समाधान कर देता है कि जब एक ही औषधि में अनेक प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, परंतु वे सभी लक्षण किसी रोग में एक साथ देखने को नहीं मिलते, तब उस स्थिति में औषधि का सिलेक्शन किस प्रकार करना चाहिए? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस औषधि के मुख्य लक्षण रोगी के मुख्य लक्षणों से मिलते हों, वही इसके लिए उपयुक्त औषधि सिद्ध होगी। औषधि के सभी लक्षण रोग में भी मिलने ही चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। किस औषधि के कौन से मुख्य तथा कौन से गौण लक्षण हैं, इसकी जानकारी भी मैटेरिया मेडिका तथा रेपर्टरी के गहन अध्ययन द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। मित्रों, अब हम बात करें औषधियों की प्रकृति की। औषधियों की प्रकृति, नेचर ऑफ मेडिसिन। मित्रों, रोगी की सर्द और गर्म प्रकृति के अनुसार ही औषधियाँ भी अलग अलग सर्द अथवा गर्म प्रकृति की होती हैं। रोगी की सर्द और गर्म प्रकृति के आधार पर ही औषधियाँ भी सर्द और गर्म प्रकृति की होती हैं। ठंडी प्रकृति वाले रोगियों के लिए ठंडी प्रकृति की दवा और गर्म प्रकृति वाले रोगियों के लिए गर्म प्रकृति वाली औषधियों का चुनाव करना भी रोग के लिए उपयुक्त औषधि सिलेक्शन में सहायक होता है। गर्म तथा सर्द प्रकृति वाली औषधियों के बारे में
संभव हुआ तो मैं आगे बताऊंगा। और मेटेरिया मेडिका में भी औषधियों की गर्म सर्द प्रकृति का वर्णन पाया जाता है, यदि आप मेटेरिया मेडिका पढ़ें तो। मित्रों, यदि हम विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो डॉक्टर डनहम ने कहा है कि मेटेरिया मेडिका का अध्ययन करते समय प्रत्येक औषधि के विशिष्ट लक्षण को अपनी स्मृति में विशिष्ट स्थान देना आवश्यक है। हमें सबसे पहले उस औषधि की विशिष्ट लक्षण ही देखने चाहिए। विशिष्ट लक्षण वही होता है जो किसी एक ही औषधि में पाया जाता है, अन्य औषधियों में नहीं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं मित्रों। क्रोकस का विशिष्ट लक्षण पेट में किसी जीवित वस्तु के गति करने की प्रतीति है, अनुभूति है। किसी को लगता है कि मेरे पेट में कोई जीवित वस्तु जो है वो घूम रही है, ऐसा जो एहसास है वो इसका विशिष्ट लक्षण है। और ये विशिष्ट लक्षण किसी अन्य औषधि में नहीं पाया जाता। अतः किसी रोगी के जरायु के रक्तस्राव होता हो तथा सिर में दर्द रहता हो, इसके साथ ही उसे पेट में किसी जीवित वस्तु के रेंगने अथवा चलने फिरने की अनुभूति भी होती हो, तो उसके लिए क्रोकस ही एकमात्र उपयुक्त औषधि सिद्ध होगी। क्योंकि रक्तस्राव और सिरदर्द के लक्षण तो अनेक औषधियों में पाए जाते हैं, परंतु इन दोनों के साथ ही पेट में किसी वस्तु के गति करने की प्रतीति का यह विशिष्ट लक्षण केवल क्रोकस में ही मिलता है। ऐसे लक्षणों वाली जो रुग्णा होती है, स्त्री होती है, जो महिला पेशेंट होती है, यदि केवल रक्तस्राव तथा सिरदर्द के लक्षणों वाली कोई अन्य औषधि दी जाएगी उसको, तो उसे बहुत कम आराम का अनुभव भले ही हो जाए, परंतु रोग निर्मूल नहीं हो सकेगा। अतः प्रत्येक औषधि के विशिष्ट लक्षण को ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि किसी रोगी में कोई विशिष्ट लक्षण पाया जाए तथा औषधि के लक्षणों से अन्य लक्षण भी न मिलते हों, तो भी उसे वह विशिष्ट लक्षण वाली औषधि देना ही उचित समझना चाहिए। मित्रों, जैसा पहले विशिष्ट प्रकार के लक्षणों का उल्लेख किया है मैंने, ऐसे विशिष्ट लक्षण सभी रोगियों में स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलते। उस स्थिति में विशिष्ट लक्षण को ढूंढ निकालने की आवश्यकता है। विशिष्ट लक्षण को ढूंढ निकालने के लिए रोगी की विलक्षण स्थिति पर ध्यान देना पड़ता है। किस पर ध्यान देना पड़ता है? विशिष्ट लक्षण नहीं मिले, मान लिए विशिष्ट लक्षण नहीं मिले, तो किस पर ध्यान देना पड़ता है? रोगी की विलक्षण स्थिति पर, विलक्षण स्थिति पर ध्यान देना पड़ता है। और ये विलक्षण स्थिति होती है वो 3 प्रकार की हो सकती है मित्रों। एक तो समय संबंधी, किसमें? समय संबंधी। समय संबंधी क्या होगी? अर्थात रोग का प्रकोप किस समय बढ़ता है और किस समय घटता है, रात को बढ़ता है, दिन में कम होता है, मतलब इस टाइप के विशिष्ट लक्षण नहीं मिले तो विलक्षण स्थिति। अब फिर दूसरा क्या हो सकता है? परिस्थिति संबंधी। परिस्थिति संबंधी अर्थात रोग ठंडी जलवायु में बढ़ता है अथवा गर्म जलवायु में, इस प्रकार की स्थिति। फिर तीसरा विशेष लक्षण की जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है? सहयोगी लक्षण संबंधी।
जैसे सूखी खांसी के साथ उल्टी भी आना, ये सहयोगी लक्षण रोगी के माने जाते हैं। तो मित्रों, इन तीनों प्रकार की विलक्षण हालातों पर ध्यान देने से रोग के विशिष्ट लक्षण का ज्ञान हो जाता है। तब उस विशिष्ट लक्षण के अनुरूप जैसी ही विशिष्ट लक्षण वाली औषधि का चुनाव करने में भी सरलता एवं सफलता प्राप्त हो जाती है। इन सब बातों पर ध्यान दिए बिना एक उपयुक्त औषधि का चुनाव नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने जो बातें बताई हैं इनको विशिष्ट रूप से ध्यान देना ज़रूरी है। अब जैसे ये जो विशिष्ट लक्षण थे उनमें यदि हम देखें तो किसी चीज़ की उत्कट इच्छा, बहुत ज़्यादा इच्छा और बहुत ज़्यादा घृणा, उत्कट घृणा। तो मित्रों, औषधि लक्षण के समय रोगी की जो रुचि होती है, जो उत्कट इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, अथवा जो अरुचि होती है या उत्कृत घृणा होती है, उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसका स्थान मानसिक तथा व्यापक लक्षणों के बाद आता है। रोगी को कौन सी बातें अच्छी लगती हैं और कौन सी बुरी, क्या खाना रुचिकर लगता है और क्या खाना अरुचिकर लगता है, क्या पहनना या कौन सा काम करना अच्छा लगता है और क्या चीज़ बुरी लगती है। कोई विशिष्ट रुचि अथवा अरुचि प्रायः प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है कि उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है या कोई चीज़ बुरी लगती है। विभिन्न प्रकार की औषधियों में भी ऐसे ही विशिष्ट रुचि अथवा अरुचि संबंधी लक्षण अलग अलग पाए जाते हैं। अतः मित्रों, इसके आधार पर ही औषधि का चयन करना चाहिए। अब देखिए मित्रों, हम बात करें तो धातु दोष को कैसे भूलें औषधि सिलेक्शन के समय। तो मित्रों, जीर्ण रोगों की चिकित्सा के लिए औषधि का चुनाव करते समय रोग की मूल प्रकृति को भी जानना आवश्यक है। गर्म अथवा सर्द प्रकृति का उल्लेख पहले हम कर चुके हैं। यहाँ एक अन्य नियमानुसार रोगी की प्रकृति जानने के विषय में बताया जाए है, जैसे धातु दोष संबंधी नियम। मित्रों, जिस प्रकार आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ ये तीन धातुएं मानी जाती हैं। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ ये तीन प्रकार की धातुएं मानी गई हैं तथा प्रत्येक रोग की उत्पत्ति का कारण इन धातुओं में से किसी एक का अधिक या कम मात्रा में या विकृति उत्पन्न होना माना जाता है। उसी प्रकार डॉक्टर हेनेमैन ने धातुगत जो दोष हैं उनको तीन भागों में बांटा। होम्योपैथी में इसको भी तीन भागों में बांटा। क्या? सोरा ये धातुगत दोष हैं। वात, पित्त, कफ जैसे आयुर्वेद में है, वैसे होम्योपैथी में सोरा, साइकोसिस, और तीसरा सिफिलिस।
ये जो है धातु दोष हो गए, किसमें? होम्योपैथी के अनुसार। आयुर्वेद में वात पित्त कफ था जैसे धातु दोष रही, माना जाता है इन धातुओं की एबनॉर्मलिटी की वजह से रोग उत्पन्न होते हैं, वैसे होम्योपैथी में माना जाता है धातुगत दोषों को शोरा, सिफिलिस, शोरा, साइकोसिस और सिफिलिस, ये 3 दोषों, धातु दोषों को रोगों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। मित्रों, आमवात, गठिया, रक्तचाप, लीवर, दमा और मासिक धर्म संबंधी विकार आदि जीर्ण रोग इन्हीं धातुगत दोषों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। ये तीनों दोष न्यूनाधिक मात्रा में, कम या ज़्यादा मात्रा में मनुष्य के शरीर में जन्म से ही विद्यमान होते हैं। ये जो धातु दोष हैं वो मनुष्य के शरीर में जन्म के समय ही विद्यमान होते हैं, वात पित्त कफ आयुर्वेद के अनुसार, और सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस होम्योपैथी के अनुसार। और उसे इनकी प्राप्ति अपने माता पिता के द्वारा होती है, इसीलिए हम फैमिली हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं होम्योपैथी में और इन दोषों को निर्धारित करते हैं, तथा इन्हीं की न्यूनाधिकता विभिन्न प्रकार के जीर्ण रोगों में को जन्म देती है। इसका कम या ज़्यादा होना विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देती है, इन धातुगत दोषों का कम या ज़्यादा होना। अतः यदि कोई तरुण रोग यानी एक्यूट रोग किसी गहरे धातुगत दोष के कारण बार बार उभर कर आता है, तो उस स्थिति में तरुण रोग के लिए भी गहराई में जाने वाली जीर्ण औषधियों का चुनाव करना आवश्यक होगा। अन्यथा जो एक्यूट औषधि है उस तरुण यानी एक्यूट प्रतीत होने वाले रोग को समूल नष्ट कर पाने में अक्षम सिद्ध होगी, तथा सदृश औषधि के प्रयोग के बाद भी वह रोग तब तक बार बार उभरता ही रहेगा जब तक कि उसके मूल कारण यानी धातु दोष को उचित जीर्ण औषध के प्रयोग द्वारा नष्ट नहीं कर दिया जाता। समझिए आप, हमने ऊपरी तौर पे, सरसरी तौर पे लक्षण देख के दे दिए, लेकिन वो रोग बार बार उभर के आ रहा है, तो हमें धातु दोष की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि रोग का टाइप सोरेटिक है, साइकोटिक है या सिफिलिटिक है, किस प्रकार का धातु दोष है। मित्रों, डॉक्टर हेरिंग के अनुसार, उनके मत के अनुसार औषधि तथा रोगी के 3 मुख्य लक्षणों को लेकर भी सदृश चिकित्सा आरंभ की जा सकती है और यह फलवती सिद्ध होती है। वे तीनों मुख्य लक्षण हैं, पहला रोगी और औषधि की प्रकृति, रोगी और औषधि की प्रकृति। दूसरा, रोग तथा औषधि की व्यापक लक्षणों में समानता, रोग तथा औषधि की व्यापक लक्षणों में समानता। और तीसरा, औषधि एवं रोगी का मुख्य रोग अर्थात मोडेलिटी, जनरलिटी एंड पर्टिकुलरिटी। यदि ये तीनों लक्षण मिल जाएं तो अन्य लक्षणों तथा बातों पर विचार करना ही व्यर्थ होगा, क्योंकि अन्य सभी छोटे मोटे लक्षण इन्हीं के अंतर्गत खप जाते हैं। मित्रों, औषधियों का लक्षण जानने के लिए होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। अब रोगी के लक्षणों को जानने के लिए चिकित्सक को क्या करना चाहिए, इसका उल्लेख मैं आगे के वीडियोज़ में करूँगा।
तो मित्रों, यदि मैं बात करूं कि जो एक्यूट यानी तरुण रोग और जो क्रोनिक जीर्ण रोग, तरुण और जीर्ण, इन रोगों की जो औषधि प्रयोग का सिद्धांत है वो क्या है? मित्रों, एलोपैथी अर्थात विपरीत विधान में एक्यूट रोग उस बीमारी को कहा जाता है जिसका शरीर में स्थिति काल 2 मास से अधिक समय का न हो। जिस रोग का स्थिति काल 2 मास से 10-12 मास तक का हो उसे सब एक्यूट कहा जाता है, और इससे भी अधिक समय तक ठहरने वाले रोग को जीर्ण रोग की संज्ञा दी जाती है। ये तो हो गया एलोपैथी का। परंतु मित्रों, होम्योपैथी में क्रोनिक या एक्यूट रोग की परिभाषा भिन्न प्रकार से की गई है। कैसे? होम्योपैथी के मत में एक्यूट और क्रोनिक रोग की व्याख्या करने से पूर्व बीमारी तथा रोग के अंतर को बता देना आवश्यक है। इसके विषय को हम नीचे समझते हैं। बीमारी मित्रों, सर्दी गर्मी लगने, वातावरण के प्रभाव, खान पान संबंधी दोष, किसी प्रकार के मानसिक उत्तेजना, अधिक परिश्रम तथा स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन न करने से शरीर की स्वाभाविक अवस्था में जो उलटफेर हो जाता है उसे बीमारी कहते हैं। बीमारी के कारण को दूर कर दिए जाने पर बिना औषध के प्रयोग के भी बीमारी को हटाया जा सकता है। ये बीमारी हो गई। अब देखो, सिमिलर सा शब्द है रोग, डिजीज। इसको कैसे कहेंगे? मित्रों, शरीर के रक्त में किसी विष के फैल जाने के कारण शरीर की स्वाभाविक हालत में जो उलटफेर होता है उसे रोग, व्याधि अथवा पीड़ा कहते हैं। इस प्रकार के रोग को उत्पन्न करने वाले विष यानी वायरसेस हम बोल सकते हैं को रोग बीज, जीवाणु, बैक्टीरिया, उद्भिजाणु, डिजीज को फैलाने वाले जर्म्स अथवा मियास्म कहा जाता है। ये जो व्याधि को उत्पन्न करने का जो कारण है, व्याधि को उत्पन्न करने के कारण को होम्योपैथी में क्या कहते हैं? मियाज्म। इसकी भी हम विस्तृत चर्चा कभी करेंगे, समय मिला तो, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है मियाज्म को समझना भी। बहुत लोग इसको स्किप करते हैं, तो इस वजह से हमें धातु समझना ज़रूरी है, हमें सिमिलम के सिद्धांत को समझना ज़रूरी है, धातु दोषों को समझना ज़रूरी है और मियाज्म को भी समझना ज़रूरी है। अतः सर्वप्रथम बीमारी व रोग के अंतर को ध्यान में रखना ज़रूरी है। बीमारी किसको कहेंगे और रोग किसको कहेंगे, इस अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने दोनों की अलग अलग व्याख्याएं आपको की। अब देखो मित्रों, जो एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, जो रोग होता है, उसका बीज यानी उसका कारण जो है उसको समझते हैं हम। मित्रों, डॉक्टर केंट के अनुसार रोगों का जो बीज है, कारण है,
अथवा रोगाणु दो प्रकार के हो सकते हैं, नया और पुराना। जैसे खसरा विष, चेचक विष, प्लेग विष आदि नए रोग बीज हैं, तथा हम ये कहें कि प्रमेह का विष, उपदंश का विष आदि की गणना पुराने रोग कारकों में की जाती है। नए प्रकार के जो रोग कारक हैं वो किसी भी समय क्षण भर में शरीर पर आक्रमण कर बैठते हैं, जिसके कारण उसी समय से संपूर्ण स्नायु मंडल दूषित हो जाता है और रोग कारकों के शरीर पर आक्रमण और संक्रमण होने के बाद उसके और जैसे हम ये कहें अंकुर उत्पन्न होने और बढ़ने लगते हैं। नए रोग के कारकों की वजह से संक्रमण से शरीर में जो व्याधि प्रकट होती है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली आरंभ में बढ़ना, फिर बढ़ना और फिर घटना। पहले तो आरंभ होगा फिर बढ़ेगा, आरंभ होना फिर बढ़ना और फिर घटना, इस प्रकार के। इसमें जो ये घटने वाली अवस्था है वो प्रायः आरोग्य में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात नए रोग के जो कारक हैं, बीज हैं, उनका विष शरीर में एकदम बाहर निकल जाता है। इसके विपरीत पुराने जो रोग होते हैं उनका विष जो है शरीर में फैल जाता है। तब केवल 2 ही अवस्थाएं दिखती हैं, आरंभ और बढ़ना। और यहाँ क्या थी, घटना भी था तीसरा। तो जो जीर्ण रोग होते हैं, क्रोनिक रोग होते हैं, उनमें केवल 2 ही अवस्थाएं होती हैं, आरंभ और बढ़ना। इसमें ये घटने वाली अवस्था देखने को नहीं मिलती। इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु पर्यंत यह विष शरीर में विद्यमान रहता है और जो धातुगत विष में समाप्त हुए बिना कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए हमने धातु दोषों की चर्चा की थी अभी मित्रों, सोरा, फाइकोसिस और सिफिलिस। शरीर में विष संक्रमण के इसी सिद्धांत के आधार पर ही रोग को 2 प्रकार के रोगों में बांटा जा गया है, क्रोनिक और एक्यूट। शरीर में किसी रोग बीज के प्रवेश करने पर जो व्याधि उत्पन्न होती है उसे एक्यूट रोग कहते हैं, तरुण रोग कहते हैं। तथा किसी धातुगत पुराने विष के शरीर में प्रवेश कर पाने पर जो व्याधि उत्पन्न होती है उसे जीर्ण रोग कहते हैं। तात्पर्य यह है कि शरीर के भीतर यदि कोई नया विष प्रवेश करता है तो वह एक्यूट यानी तरुण रोग को जन्म देता है, और यदि कोई पुराना विष प्रवेश करता है तो वो जीर्ण रोग को यानी क्रोनिक रोग को जन्म दे सकता है। मित्रों, नए रोग की चूँकि प्रारंभ और बढ़ने और घटने तीनों तरह की स्वाभाविक अवस्थाएं एक दूसरे के बाद होती रहती हैं, परंतु पुराने रोग में शुरुआत, आरंभ और उसका बढ़ना यानी प्रवर्धन, ये 2 ही अवस्थाएं होती हैं। घटने वाली अवस्था, ह्रास अवस्था उसमें नहीं होती। अतः वह शरीर में अंत तक मृत्यु पर्यंत बना रहता है। इसी कारण नए रोग को आरोग्य की ओर प्रवण यानी आरोग्य की तरफ बढ़ने वाला और पुराने रोग को वृद्धि प्रवण यानी वृद्धि की बढ़ते हुए जाना माना जाता है। नए रोग 1-2 मनुष्यों में, एक देश अथवा और भी अधिक व्यापक क्षेत्र में दिखाई देते हैं, जैसे चेचक इत्यादि, प्लेग इत्यादि, परंतु सुसाध्य होता है, अर्थात उसे सफलतापूर्वक नष्ट किया जा सकता है। इसके विपरीत जीर्ण रोग वंश परंपरा यानी पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलता है, क्योंकि उसके उद्भेद, उसके टाइप्स आदि शरीर के बाह्य भाग से भीतरी अंश तक जा घुसे होते हैं।
और उन्हें वहाँ से निकाल पाना एक टेढ़ी खीर यानी अत्यंत कठिन होता है। इसी प्रकार से डॉक्टर हैनीमैन ने जो क्रोनिक और एक्यूट रोग होते हैं उनके अतिरिक्त रोग का एक प्रकार और बताया जिसको जायज रोग बोलते हैं। जायज रोग अफीम, पारा, संख्या, कोनेन अथवा जो विपरीत विधान की औषधियाँ हैं, जैसे हम एलोपैथी औषधियाँ लेते हैं जो विपरीत विधान के अनुसार पे काम करती हैं, उनका यदि अधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाए, अधिक दिनों तक सेवन कर लिया जाए, तो शरीर में जो विकार किसी एक अथवा सब अंगों का बढ़ना, दुर्बल हो जाना, समझने अथवा अनुभव करने की दुर्बल शक्ति का बढ़ना अथवा कम हो जाना, समझने अथवा अनुभव करने की शक्ति का बढ़ना अथवा कम हो जाना, शारीरिक अंगों का अस्वाभाविक रूप ग्रहण कर लेना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें जायुज व्याधि कहा जाता है। यानी जो आपने विपरीत विधान की औषधियाँ ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा दिनों तक सेवन की तो उसकी वजह से जो होने वाली विकृति है उसको जायुज व्याधि कहा गया है। एक्यूट और क्रोनिक रोग के अलावा उन्होंने ये भी एक सिद्धांत दिया। इस जायुज व्याधि के जायुज व्याधि के साथ यदि कोई नया अथवा पुराना रोग भी मिल जाता है तो उसकी चिकित्सा कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। मित्रों, यदि हम जीर्ण रोग की चिकित्सा की बात करें तो मित्रों जीर्ण रोग की चिकित्सा करना बहुत अधिक कठिन काम होता है। जो विपरीत विधान वाली औषधियाँ हैं, ये संविधान की औषधियाँ, होम्योपैथिक औषधियाँ, विपरीत विधान की औषधियाँ, एलोपैथिक औषधियाँ और तो ये विपरीत विधान वाली औषधियाँ अन्य रोगों की भांति ही जीर्ण रोगों को दबा देती हैं परंतु उसे समूल नष्ट नहीं कर पाती। फलस्वरूप वह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक रूप से चलता रहता है। परंतु होम्योपैथी की जो सदृश चिकित्सा है, सम चिकित्सा है, संविधान वाली चिकित्सा है, उसमें धातु दोष का उन्मूलन करने में सक्षम सिद्ध होती है। अतः जीर्ण रोगों से छुटकारा पाने के लिए होम्योपैथी के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। समझ रहे हैं आप अंतर विपरीत चिकित्सा विधान और सम चिकित्सा विधान का? धातुगत विष को निकालने से में एकमात्र होम्योपैथी ही सक्षम है। पहले कहा जा चुका है कि जीर्ण रोग का विष शरीर से बाहरी भाग से भीतर की ओर प्रवेश करता है। अतः डॉक्टर हैनीमैन के मत से ऐसे रोगों की चिकित्सा के लिए उन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए जिनकी क्रिया शरीर के भीतर से बाहर की ओर होती हो, शरीर के भीतर से बाहर की ओर होती हो, ऐसी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। होम्योपैथिक औषधि के प्रयोग से यदि दबा हुआ धातु दोष चर्म रोग आदि के रूप में बाहर प्रकट हो तो समझना चाहिए कि रोग समाप्त होने की दिशा में अग्रसर है। आपने कोई दवा ली और आपको कोई एग्रेवेशन हो गया कि आपकी स्किन में कुछ हो गया, कुछ ददड़े हो गए, तो समझना चाहिए कि भाई दवा अपना काम कर रही है और रोग उन्मूलन की ओर कदम बढ़ाया जा चुका है, रोग समाप्त होने के कगार पर है। उस स्थिति में कुछ समय के लिए औषधि सेवन स्थगित करके उसकी क्रिया का निरीक्षण करना चाहिए। स्मरणीय है कि पुराने रोग को ठीक करने में कुछ समय लगता है, अतः उसके लिए एक उच्च क्रम वाली हाई पोटेंसी वाली औषध को सप्ताह, 15 दिन या 1 महीने में एक मात्रा के हिसाब से दिया जाता है।
किसी भी चिकित्सा पद्धति की वास्तविक उपयोगिता का पता जीर्ण रोगों में ही चलता है। जीर्ण रोगों की चिकित्सा के लिए होम्योपैथी से अधिक उपयुक्त अन्य कोई पद्धति नहीं है। यह सिद्धांत सहस्रों रोगियों के अनुभवों के आधार पर निश्चित हो चुका है। अतः अन्य पद्धतियों द्वारा लाइलाज घोषित किए गए अनेक जीर्ण रोगियों में ने अंत में होम्योपैथी के द्वारा ही आरोग्य प्राप्त या स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है। होम्योपैथी की सर्वोत्कृष्टता का यह एक पुष्ट प्रमाण है। मित्रों, मैं भी इस प्रकार के रोगों का अनुभव मेरे घर परिवार में कर चुका हूँ, जिसकी चर्चा कभी फिर करेंगे। अन्य पद्धतियों द्वारा की जाने वाली जीर्ण रोगों की चिकित्सा और रोग को कुछ समय के लिए दबा देने का काम तो कर देती है, परंतु उसे जड़ मूल से नष्ट नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, जीर्ण रोगों की उपयुक्त की गई अन्य चिकित्सा पद्धतियों की औषधियों का दुष्प्रभाव कालांतर में नए रोग के रूप में भी प्रकट होता दिखाई दिया गया है। परंतु होम्योपैथिक औषधियाँ ऐसी कोई दुष्प्रभाव नहीं करती। वे रोग को केवल दबाती ही नहीं हैं, अपितु जड़ मूल से नष्ट कर देती हैं। कोई भी जीर्ण रोग बाहर से भीतर की ओर नहीं जाता, बल्कि वह भीतर से बाहर की ओर आता है। अर्थात जीवन शक्ति में जब कोई विकार आ जाता है, वाइटल फोर्स में यदि कोई विकार आ जाता है, तब वह विभिन्न रोग लक्षणों को बाह्य रूप में प्रकट कर देती है। हमारी जीवनी शक्ति में कोई विकार आता है, तब वो रोग के रूप में बाह्य रूप में प्रकट होती है। होम्योपैथी जो वाइटल फोर्स को ही सुधारने का प्रमुख कार्य करती है, जीवनी शक्ति को ही सुधारने का प्रमुख कार्य करती है। जीवनी शक्ति एक मुख्य तत्व है, उस पर सूक्ष्मीकृत ये पोटेंटाइज औषधियाँ होती हैं, ये सादृश होम्योपैथिक औषधियाँ होते हैं, इस प्रकार प्रहार करती हैं कि उसमें आया हुआ विकार समूल नष्ट हो जाता है तथा जीवनी शक्ति के प्रबल होते ही रोग का अपने आप ही स्वमेव ही दूर रोग हो जाता है। अन्य चिकित्सा विधियों में रोग विनाश के लिए विपरीत विधान स्थूल उपकरणों यानी औषधियों की सहायता भी ली जाती है। वे स्थूल उपकरण स्थूल जीवनीय शक्ति के विपरीत प्रभाव वाले होने के कारण कुछ समय तक अपने शक्ति बाहुल्य द्वारा उस विकार को दबाए रखने में समर्थ हो जाते हैं, परंतु जीवनी शक्ति वाइटल फोर्स के असदृश होने के कारण यानी मेल वाली नहीं होने के कारण तदात्म्य एक रूपता स्थापित नहीं कर पाते। इसी कारण जब उनका प्रभाव शक्ति क्षीण हो जाती है, तब जीवनीय शक्ति का वह दबा हुआ विकार पुनः उभर आता है। इस प्रकार उनके द्वारा रोग जड़ से नष्ट नहीं हो पाता। अतः किसी भी व्यक्ति का उपचार करने से पूर्व उसके विषय में यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि वह व्याधि नई है अथवा पुरानी। जब इस बात का निश्चय हो जाए, तब उसके सदृश गुण धर्म वाली अनुकूल औषधि का चुनाव करना चाहिए। यह बात स्मरणीय है कि तरुण यानी एक्यूट और जीर्ण यानी क्रोनिक रोगों की भांति औषधियाँ भी दो प्रकार की होती हैं, एक्यूट रोगों की औषधियाँ और क्रोनिक रोगों की औषधियाँ। जिन औषधियों का प्रभाव अल्पकालीन होता है वे एक्यूट रोगों के लिए प्रयुक्त होती है। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन अथवा प्रभाव वाली औषधियों के वर्ग में किसका कहाँ स्थान है, इसका उल्लेख हम आगे करेंगे।
यहाँ हमें केवल इतना ही कहना है कि यदि रोग की अवस्था, सादृश्यता तथा रोगी के गुण स्वभाव आदि सभी विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके होम्योपैथी औषधियों का चुनाव तथा प्रयोग किया जाता है तो वह एक्यूट अवस्था और जीर्ण अवस्था दोनों ही प्रकार के रोगों को समूल नष्ट करने में सक्षम सिद्ध होती है। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। मित्रों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम जो औषधियों के प्रयोग, उनकी मात्रा और उनके पर्याय क्रम, किसके बाद कौन सी दी जाए, कितने समय में दी जाए, इस तरह के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। मित्रों, आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, एक और बात, यदि आपको ये प्रयास पसंद आ रहा है तो इन वीडियोस को अपने इष्ट मित्रों, अपने नाते रिश्तेदारों, अपने मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी आरोग्य प्राप्त कर सकें और होम्योपैथी के सानिध्य का लाभ उठा सकें, उसके सानिध्य का एहसास कर सकें। मित्रों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।